Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 8 जो कि है सत्रिया और बिहू नृत्य। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है और ये वीडियो रहेगी बच्चे हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो। क्यों रहेगी एक्सरसाइज वीडियो? क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्लियर किया था, एक्सप्लेनेशन कवर किया था। ठीक है, अब क्योंकि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बारी आती है ना। लेकिन एज यूजुअल बच्चे चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन, क्योंकि एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे चैप्टर हमें ध्यान में नहीं रहेगा तो एक्सरसाइज में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और एक बार हम चैप्टर को एक क्विक रिकैप में देख लेंगे तो पूरा चैप्टर हमें फ्रेशन अप हो चुका होगा और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेंगे तो हम इस चैप्टर का क्विक रिकैप। देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन को हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है सत्रिया और बिहू नृत्य। ठीक है, ये चैप्टर का नेम है। सबसे पहले ये ब्लू बॉक्सेस को देखेंगे। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खिंचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। देखो, पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है। एंजेला की माँ एलिसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश एकेडमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। उन्हें एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सकें। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से पहले यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। नेक्स्ट है। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताईं। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिससे वह वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। एलिसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। अब असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में
वे सभी त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद भी वे उसी शाम पास के गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। एंजला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। वहां एक से बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को भी पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपने की दुनिया में थी। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी हैं। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता जुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती में नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा। इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृति में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बहु नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। एंजला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रहीं। एंजला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे उसकी माँ पर गर्व हुआ कि वे एक वैज्ञानिक कहानीहार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। नेक्स्ट है, अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी क्षेत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अन्नू और एंजला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अन्नू ने एंजला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजला को अन्नू के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर, कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अन्नू का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। कुछ कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। अन्नू ने देखा कि एलिसेंड्रा ने वैष्णव मठ में सभागार में नृत्य कर रही युवा साधुओं का फिल्मांकन किया।
एंजला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सक्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजला और अन्नू सोच रहे थे कि काश वे भी युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और शतम युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजला को बताया कि 20वीं सदी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्क्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई। उस रात माँ महिला क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। एंजला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अन्नू को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अन्नू और एंजला क्षत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद टूटी जब उन्होंने अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। एंजला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। एंजला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अन्नू और एंजला के ख्यालों में वह क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलिसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई। वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों में होने वाले साक्षात्कार में ले गई। एंजला और अन्नू बहुत खुश थे। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियों से सिखा रही थीं। एंजला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सब रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड करी थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की श्रमद्ध नृत्य परंपराओं को याद करती रही। रंग बिरंगा, श्रुतिया और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई। उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही लगता रहा होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजला के पास अपने लिए असमों के नृत्यों, बिहू और सत्रियों के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। ठीक है जी, ये था बच्चे हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन। अब क्योंकि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया है तो बारी आ जाती है चैप्टर की एक्सरसाइज की। ठीक है, एक्सरसाइज में बच्चे सबसे पहले है पार्ट से। इसके अंदर देखेंगे क्या है। आइए हम इस पार्ट को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मेरी समझ से। मेरी समझ से में मतलब एक टॉपिक है मेरी समझ से, जिसके अंदर बच्चे कर्व वाला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्नों का
सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। देखो आपको नीचे ना कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्या 2 क्वेश्चन हैं, है ना। उनके आपको 4 स्टेटमेंट ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी ऑप्शन करेक्ट हो आपको उसके सामने स्टार बनाना है, ठीक है। हो सकता है बच्चे एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन पे स्टार बना दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए फर्स्ट है, माँ एलिसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। माँ एलिसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, मतलब माँ एलिसेंड्रा के बारे में इन 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सही है। देखो फर्स्ट है, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। ये ऑप्शन तो सही है कि वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, तो इस पर तो स्टार लगेगा ही। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि और ऑप्शन कोई करेक्ट हो। देखो उन्हें असम, बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। ये तो ऑप्शन हमने, ये तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा चैप्टर में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड है, उन्होंने एंजला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। नहीं, अन्नू ने सिखाए थे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है, वे अपने काम में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। नहीं, वो सिर्फ इसलिए लाई थी कि घर पर अकेले रह जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट वन करेक्ट है, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, ठीक है। क्लियर है, बढ़िया से। माँ एलिसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, ठीक है। सेकंड वन देखेंगे बच्चे। सेकंड है बच्चे, अन्नू और एंजला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों। अन्नू और एंजला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों। क्योंकि अन्नू के पास खिलौने थे, या दोनों की आयु एक समान थी, या दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी, या एंजला अन्नू से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। बताइए। तो देखो यहाँ पर दोनों की आयु एक समान थी, दोनों 10 वर्ष की थी, दोनों सेम थी, तो दोनों का एक फ्रेंड का बॉन्ड शेयर किया उन लोगों ने, इसीलिए, है ना। तो यहाँ आंसर करेक्ट है, दोनों की आयु एक समान थी, ठीक है। क्लियर, बढ़िया से। अन्नू और एंजला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि दोनों की आयु एक समान थी, ठीक है। क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए बढ़िया से क्लियर है बच्चे, तो इसका ख वाला देखेंगे। ख वाला क्वेश्चन है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अपने मित्रों के साथ आपको डिस्कस करना है कि आपने अगर ये आंसर चुना तो क्यों चुना, ठीक है। तो आपको जस्ट डिस्कस करना है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मिलकर करें मिलान। मिलकर करें मिलान के अंदर बच्चे क्या है, देखो पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। देखो क्या है बच्चे, आपको दो साइड स्तंभ दिए हैं, स्तंभ 1 लेफ्ट हैंड साइड एंड स्तंभ 2 राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या करना है आपको, स्तंभ 1 के जो मतलब है उसको स्तंभ 2 से आपको मैच करना है, ठीक है। कर लेंगे, इजी है। जैसे देखिए स्तंभ 1 में है सत्र, स्तंभ 1 में है सत्र। सत्र क्या है बच्चे, डायरेक्ट आंसर बता दूं, देखो
इसका बच्चे इसको हम मैच करेंगे स्तंभ 2 के 6th वन के साथ। ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। तो फर्स्ट को मैच करेंगे 6 के साथ, ठीक है। सेकंड है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू, इसको बच्चे हम मैच करेंगे 4th से। बोहाग बिहू, बिहू क्या है? असम में मनाए जाने वाला एक त्योहार। यह असम के नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। बोहाग बिहू असम में मनाए जाने वाला एक त्योहार। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है, ठीक है। थर्ड वन वी हैव लंदन। लंदन को बच्चे मैच करेंगे 2 के साथ। यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। लंदन को सेकंड में मैच करेंगे यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। 4th वन है गुवाहाटी। गुवाहाटी, इसको मैच कर लेंगे बच्चे 5th वन के साथ। भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। गुवाहाटी भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। क्लियर है। 5th वन वी हैव ब्रिटिश एकेडमी। ब्रिटिश एकेडमी, इसको मैच करेंगे बच्चे 3rd वन के साथ। यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। क्लियर? बढ़िया से क्लियर बच्चे। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो बारी आ जाती है इनको वंस रीड करने की, है ना जी। तो फर्स्ट है सत्र, जिसको मैच कर रहे हैं हम 6 वन के साथ। ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है, ठीक है। सेकंड है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू को मैच करेंगे 4th वन के साथ। असम में मनाए जाने वाला एक त्योहार। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। नेक्स्ट है लंदन। लंदन को मैच करेंगे 2 के साथ। यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। नेक्स्ट वी हैव गुवाहाटी। गुवाहाटी को मैच करेंगे 5th वन के साथ। भारत के असम राज्यों का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। 5th वन है ब्रिटिश एकेडमी, जिसको हम मैच करेंगे 3rd वन के साथ। यूनाइटेड किंगडम देश की सरकारी संस्था, ठीक है। और 6th वन वी हैव 20वीं शताब्दी, जिसको हम मैच कर रहे हैं 1st वन के साथ, जो कि है ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। 20वीं शताब्दी ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 30 दिसंबर 2000 तक का समय, ठीक है। क्लियर है बढ़िया से। चलिए बच्चे, अगर बढ़िया से क्लियर है तो मूव करना चाहिए ना अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास पंक्तियों पर चर्चा। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्या है बच्चे।
पंक्तियों पर चर्चा जिसके अंदर है बच्चे। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। देखो, पाठ में से कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं। आपको इनको ध्यान से पढ़ना है और इनको सोचना है ना? आपको इनका क्या अर्थ समझ में आता है? जो भी आपका विचार है उसको कक्षा में शेयर करो और यहाँ पर लिखो, है ना? जैसे क वाला है हमारे पास, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है ना? जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में भी नृत्य की एक समृद्ध परंपरा है। असम भारत के एक पूर्वोत्तर क्षेत्र में है जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। क्या मतलब समझ में आया? असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है ना? तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं। असम अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम में नृत्य और संगीत की भी एक समृद्ध परंपरा है जो इसे और महत्वपूर्ण बनाती है। असम अपने प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम में नृत्य और संगीत की भी एक समृद्ध परंपरा है जो इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए ख वाला देखेंगे बच्चे। ख वाला है, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे, नृत्य और संगीत प्रत्येक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिनके माध्यम से लोग अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं और इनमें जुड़ाव महसूस करते हैं। तो नृत्य और संगीत प्रत्येक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिनके माध्यम से लोग अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं और इनमें जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सोच विचार के लिए, जिसमें निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। निबंध को एक बार फिर से पढ़ना है, जो कि हम तो नहीं पढ़ने वाले, कितनी बारी पढ़ें, और पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है जो नीचे चीज़ें दी गई हैं। जैसे बच्चे क है, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? बताइए जी, कि एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? देखो, जब एंजेला की माँ ने उससे बिहू के बारे में पूछा तब उसके मन में कई विचार थे, जैसे कि लोग हर उत्सव पर नृत्य और संगीत क्यों करते हैं और लड़कों के हाथ में कौन सा वाद्य था, है ना? जब एंजेला की माँ ने उसे बिहू के बारे में पूछा तब उसके मन में कई विचार थे, जैसे लोग हर उत्सव पर नृत्य और संगीत क्यों करते हैं और लड़कों के हाथ में कौन से वाद्य थे।
ठीक है, क्लियर है। चलिए, ख वाला है। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। क्यों? बिहू को हम एक कृषि आधारित त्योहार ही क्यों कहते हैं? क्यों है बताइए? I mean, कैसे है? क्योंकि देखो, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब खेतों में बीज बोते हैं, दूसरी बार तब जब वे खेतों में धान रोपते हैं, और तीसरी बार तब जब खेतों में अनाज पककर तैयार हो जाता है। इस प्रकार बिहू कृषि के विभिन्न सोपानों पर मनाए जाने वाला त्योहार है ना। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान खेतों में बीज बोते हैं, दूसरी बार तब जब वे खेतों में धान रोपते हैं, और तीसरी बार तब जब खेतों में अनाज पककर तैयार हो जाता है। इस प्रकार बिहू कृषि के विभिन्न सोपाने पर मनाए जाने वाला त्योहार है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से गो वाला देखेंगे। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोज कर लिखिए। देखो, ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में से असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोज के लिखो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखो जिससे पता चल जाए कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में वो असम ही घूम रहा था। देखो, यहाँ पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं। बिहू नृत्य देखने के बाद उसने यह तय किया कि जब वह अपने घर पर वसंत के आगमन पर ऐसे नृत्य करेगी। जब एंजेला की माँ साक्षात्कार लेने में व्यस्त थी, तब वह कई सारी बातों पर गौर कर रही थी। युवा वैष्णव मठ में नृत्य कर रहे थे, तब वह सोच रही थी कि काश वह भी साधुओं की तरह गा सकती और नृत्य कर सकती। एक रात वह एंजेला सत्रिया नृत्य देखने गई थी, तब उसे वह दिलचस्प लगा। तो बिहू नृत्य देखने के बाद उसने यह तय किया कि जब वह अपने घर पर वसंत के आगमन पर ऐसे नृत्य करेगी। जब एंजेला की माँ साक्षात्कार लेने में व्यस्त थी, तब वह कई सारी बातों पर गौर कर रही थी। युवा वैष्णव मठ में नृत्य कर रहे थे, तब वह सोच रही थी कि काश वह भी साधुओं की तरह गा सकती और नृत्य कर सकती। एक रात वह एंजेला सत्रिया नृत्य देखने गई थी, तब उसे वह सब दिलचस्प लगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बढ़िया से। चलिए देन घो वाला देखेंगे। घो वाला है, समय के बदलने के साथ साथ क्षत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? समय के बदलने के साथ साथ क्षत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? तो यहाँ हमारा आंसर होगा बच्चे, 20वीं शताब्दी में कुछ साधुओं ने मठों से बाहर जाकर बाहरी महिला और पुरुषों को क्षत्रिय नृत्य सिखाना शुरू किया। पहले तो ऐसे साधुओं को मठों से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इस परंपरा में बदलाव हो गया। आधुनिक युग में तो महिलाएं भी मंच पर यह नृत्य कर सकती हैं, है ना। तो 20वीं शताब्दी में कुछ साधुओं ने मठों से बाहर जाकर बाहरी महिला और पुरुषों को क्षत्रिय नृत्य सिखाना शुरू किया। पहले तो ऐसे साधुओं को मठों से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इस परंपरा में बदलाव हो गया। आधुनिक युग में तो महिलाएं भी मंच पर यह नृत्य कर सकती हैं।
ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बच्चे बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट वन पे मूव करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा निबंध की रचना। निबंध की रचना पर आ जाते हैं बच्चे अब हम। निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने अंजला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं। इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए दीपावली आदि के बारे में बताना। ठीक है, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ आंसर में लिखेंगे, निबंध की रचना में लेखक ने एंजला और उसकी माँ की यात्रा का विवरण दिया है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे वस्तु और दृश्य का वर्णन। लेखक ने असम के त्योहार और नृत्य का विस्तृत वर्णन दिया है ना। नेक्स्ट है घटना का विवरण। तो लेखक ने एंजला की यात्रा और उसके अनुभवों की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है भाषा की सरलता। तो निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट है जिससे पाठक आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभव। तो लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया है जिससे पाठक की निबंध में रुचि बढ़ती है। इस प्रकार निबंध की रचना में वस्तु, दृश्य और घटनाओं का सजीव वर्णन होता है जो पाठक को कहानी के साथ जोड़ कर रखता है ना। तो निबंध की रचना में लेखक ने एंजल और उसकी माँ की यात्रा का विवरण दिया है। इसमें निम्नलिखित ही विशेषताएं हैं। जैसे वस्तु और दृश्य का विवरण। तो लेखक ने असम के त्योहार और नृत्य का विस्तृत विवरण दिया है। सेकंड है घटना का विवरण। तो लेखक ने एंजला की यात्रा और उसके अनुभवों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है भाषा की सरलता। तो निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट है जिससे पाठक आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभव। तो लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया है जिससे पाठक की निबंध में रुचि बढ़ती है। इस प्रकार निबंध की रचना में वस्तु, दृश्य और घटनाओं का सजीव वर्णन होता है जो कहानी को साथ जोड़कर रखता है। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बच्चे ये बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनुमान और कल्पना से। अनुमान करना और कल्पना करना, आइडिया लगाना और जस्ट इमेजिन करना, उसके बिहाफ पर ये आंसर देने हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है जी, अपनी कक्षा में चर्चा कर लेंगे। गो वाला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजला और उसके परिवार ने
इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। तो यहाँ हम क्या आंसर लिखेंगे? देखो, एंजेला बिहू नृत्य देखने गई थी, तब उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक मंच बनाया था। वह खुले आसमान के नीचे बैठी थी। उसे लग रहा था कि वह टाइम मशीन में बैठी हो। वह देख रही थी कि लड़कों के हाथ में वाद्य यंत्र है और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की पोशाक पहनी है। यह सारा माहौल देखकर वह अचंभित हो गई, है ना। एंजेला बिहू नृत्य देखने गई थी, तब उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक मंच बनाया था। वह खुले आसमान के नीचे बैठी थी। उसे लग रहा था कि वह टाइम मशीन में बैठी हो। वह देख रही थी कि लड़कों के हाथ में वाद्य यंत्र है और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की पोशाक पहनी है। यह सारा माहौल देखकर वह अचंभित हो गई। ठीक, क्लियर बढ़िया से? चलिए दिन ख वाला देखेंगे। जब तक एंजेला को समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ एलिसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? जब तक एंजेला को समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ एलिसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? तो जी कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? यहाँ हम आंसर लिखेंगे। माँ एलिसेंड्रा के पास 1 महीने का वक्त था। उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी होगी और एंजेला की स्कूल से उसकी छुट्टी की अनुमति ली होगी। उन्होंने यात्रा के लिए ज़रूरी दस्तावेज संभाले होंगे। डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरणों और वस्तुओं को ध्यान से पैक किया होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूरी हेतु सामान रखा होगा। माँ ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान और शूटिंग के समय और स्थान की भी उचित जानकारी इकट्ठा की होगी। इससे समय की बचत होती है और डॉक्यूमेंट्री निर्माण भी सुचारू रूप से होने में मदद मिली होगी। ठीक है, क्लियर है? देखो, माँ एलिसेंड्रा के पास 1 महीने का वक्त था। उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी होगी और एंजेला को स्कूल से उसकी छुट्टियों की अनुमति ली होगी। उन्होंने यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज संभाले होंगे। डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरणों और वस्तुओं को ध्यान से पैक किया होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान रखा होगा। माँ ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान और शूटिंग के समय को स्थान की भी उचित जानकारी इकट्ठा की होगी। इससे समय की बचत होती है और डॉक्यूमेंट्री निर्माण भी सुचारू रूप से होने में मदद मिली होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो ग वाला देखेंगे। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था बिहू नृत्य के लिए। बरगद के पेड़ के नीचे वे मंच क्यों बनाया गया होगा? वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था बिहू नृत्य के लिए। बरगद के पेड़ के नीचे वे मंच क्यों बनाया गया होगा, बताइए। तो देखिए बच्चे, यहाँ आंसर लिखेंगे हम। हिंदू ग्रंथों में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। यह विशाल वृक्ष होता है
और फैलाव के कारण काफ़ी लोग इसके नीचे व आसपास एकत्रित हो सकते हैं। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ रूपी प्राकृतिक मंच से बेहतर और क्या हो सकता था। साथ ही इस पेड़ का सांस्कृतिक महत्व भी है ना। तो हिंदू ग्रंथों में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। यह विशाल वृक्ष होता है और फैलाव के कारण काफ़ी लोग इसके नीचे व आसपास एकत्रित हो सकते हैं। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ रूपी प्राकृतिक मंच से बेहतर और क्या हो सकता है। साथ ही इस पेड़ का सांस्कृतिक महत्व भी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बच्चे, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे हम, जो कि है शब्दों की बात, है ना। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। इसमें है असम से जुड़े शब्द। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए। इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। ठीक है, जैसे हिंट दिए हमें असम के नृत्य, त्योहार, भाषा आदि। तो यहाँ असम के हम क्या लिख सकते हैं, देखो, रेशम की खेती, चाय बागान, मलंग गाँव, बिहू नृत्य और त्योहार, असमिया भाषा और सत्रिय नृत्य, है ना। रेशम की खेती, चाय बागान, मलंग गाँव, बहु नृत्य और त्योहार, असमिया भाषा और सत्रिय नृत्य। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे, तो अगेन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव तीन बिहू। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली या बोहाग वैशाख सामान्यतः अप्रैल में। नेक्स्ट भोगाली या माघ, तो माघ सामान्यतः जनवरी में। और कोंगाली या काटी, तो कार्तिक सामान्यतः अक्टूबर में। ठीक है, चलिए इसके आगे है क वाला क्वेश्चन है अब इसके बिहाफ पर। एंजेला और उसकी माँ एलिसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे, लिखिए। एंजेला और उसकी माँ एलिसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे। कौन सा बिहू का टाइम था, देखो यहाँ आंसर लिखेंगे। एंजेला, उसकी माँ एलिसेंड्रा और पिता ब्रोयन अप्रैल माह में नए साल के अवसर पर भारत आए थे, है ना। बसंत के आने की खुशी में बिहू त्योहार मनाया जाता है। यह वह अवसर होता है जब किसान खेतों में बीज बोते हैं। तो एलिसेंड्रा, उसकी माँ एंजेला, उसकी माँ एलिसेंड्रा और पिता ब्रोयन अप्रैल माह में नए साल के अवसर पर भारत आए थे। बसंत के आने की खुशी में बिहू त्योहार मनाया जाता है। यह वह अवसर होता है जब किसान खेतों में बीज बोते हैं। ठीक है, क्लियर है। ख वाला देखेंगे। तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। देखो, साल में 3 बार मनाए जाने वाला त्योहार बिहू सबसे पहले तब मनाया जाता है जब किसान खेतों में बीज बोते हैं, है ना। दूसरी बार तब मनाया जाता है जब किसान खेतों में धान रोपते हैं। और तीसरी बार तब मनाया जाता है जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है ना। तो साल में 3 बार मनाए जाने वाला त्योहार बिहू सबसे पहले तब मनाया जाता है जब किसान खेतों में बीज बोते हैं।
दूसरी बार जब जब किसान खेतों में धान रोपते हैं, और तीसरी बार तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से, है ना? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब पाठ से आगे। पाठ से आगे में आपकी बात अपने समूह में चर्चा कीजिए। इसमें क वाला है। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अन्नू। ठीक है, बिटिया का अर्थ है बेटी। ठीक है, बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसे एक अन्य शब्द बिट्टो भी है। आपके घर में आपको प्यार से किन नामों से पुकारा जाता है? बच्चे, आपको आपके घर में प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है, या आपको वो लिखना है? ये क्वेश्चन आपका खुद का है। ख है, आपके नाम का क्या अर्थ है? आपका नाम किसने रखा और पता करके बताइए। आपके नाम का मतलब, आपका नाम रखा किसने था, पता करके लिखना है। खुद करेंगे। ग है, वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं, बताइए। आप कौन कौन से खेल अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं बच्चे, बताना है। ठीक है, घ वाला है, असम में नृत्य की भी एक श्रमद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? आपको कौन कौन सा नृत्य करना पसंद है? देखो, आपके प्रांत में कौन से फेमस नृत्य हैं वो लिखने हैं, और आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है वो लिखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वोत्तर की यात्रा। पूर्वोत्तर की यात्रा में क्या है बच्चे, देख लेंगे। देखो, अरे, असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी राज्य की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। जब भी टाइम मिले किसी भी राज्य की यात्रा करनी है। खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टाइम मशीन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन एक ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में बनाई हैं, है ना? ठीक है, अब इसके बिहाफ पे क वाला क्वेश्चन है। यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे और क्यों? भैया, आपके हाथ टाइम मशीन लग जाए, कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, लिखना है। डू इट योरसेल्फ। ख है, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? खुद करेंगे। ग है, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। ठीक है जी बच्चे, ये क्वेश्चन आपके खुद के रहेंगे, है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है खिलौने विभिन्न प्रकार के। खिलौने विभिन्न प्रकार के अंदर है बच्चे
एंजला को अन्नू के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। हाँ ठीक है। इसका क वाला क्वेश्चन है, अन्नू के खिलौने कैसे थे और लंदन में एंजला के खिलौने कैसे रहे होंगे, बताइए। देखो, अन्नू के पास गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने खिलौने थे। यह उसके लिए अनोखे खिलौने थे। लंदन में एंजला के पास शायद अलग तरह के खिलौने होंगे जिसमें कई सारे वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक कार, मशीन शामिल होंगी, है ना। ख वाला क्वेश्चन है, आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए। आपने कौन कौन से खिलौने से खेला, उनके नाम यहाँ मेंशन करने, खुद करेंगे। ग है, भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं, कौन से मिलते हैं आपके यहाँ पर, खुद करेंगे। घ है, भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाइए किसी खिलौने को, कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको बताइए। ठीक है, जैसे कागज से कोई भी खिलौना बनाना है, कुछ भी, या आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव पत्र। ठीक है, इसके अंदर क वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एंजला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अन्नू को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव महसूस हो रहा है। आपको बच्चे यहाँ पर एक पत्र लिखना है। ठीक है, जैसे लिखेंगे, प्रिय अनु, नमस्ते, आशा है तुम ठीक होंगी। अनु, मैं लंदन वापस आ गई हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे असम मेरे साथ ही आ गया है। वहाँ तुम्हारे साथ खेले गए खेल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बातें, नृत्य, महोत्सव सब कुछ याद आते हैं। मैं प्राय वहाँ की वीडियो देखती हूँ। मैंने अपने स्कूल में बिहू नृत्य की प्रस्तुति दी थी। सभी को नृत्य बहुत पसंद आया, जबकि मुझे अभी बहुत अच्छा नृत्य करना नहीं आता। मुझे जब कभी असम आने का अवसर मिलेगा, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। अगर तुम्हें लंदन आने का मौका मिले तो ज़रूर आना, मुझे बहुत कुछ दिखाना है और बताना भी है। मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया, वे सब भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। रीना आंटी को नमस्ते कहना, तुम्हारी सखी एंजला। इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चे आप। ठीक है, ख वाला क्वेश्चन है, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। ठीक है, ये भी आप खुद ही करेंगे। ग है, क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी डाक टिकट के चित्र दिए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। बच्चा, आपको इनको देखना है। आपका वाला है, आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? डू इट योरसेल्फ का है, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है, वो सबके बारे में जानकारी दी गई है, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की पहेली। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ असीमिया पहेलियाँ। हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियों को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती थी। तो कुछ पहेलियाँ आप पहली बार बूझेंगे, तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगी पहेलियों का, है ना। जैसे क्रम संख्या 1 2 3 4 4 पहेलियाँ, हम हिंदी की पहेली पढ़ेंगे भाई।
हाथी के दांत सी, कतम्ब के पात सी। क्या हो सकता है, किसके दांत हाथी के से होते हैं? सेकंड है, पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं। ये तो नारियल है, सामने ही तो लिख रहा है। नेक्स्ट है, लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे लग जाए। नेक्स्ट, काला तन और छह है चरण, पेट कटे पर भी ना मरण। फर्स्ट था मूली, सेकंड था नारियल, थर्ड थे होठ एंड फोर्थ था चींटी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे झरोके से जस्ट पढ़ने के लिए है। बस इसके बाद हो गया जी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप बच्चे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका एक्सरसाइज दोनों ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे आप इस वीडियो पे एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।